इस समय मौजूद हूँ एक ऐसे सम्मानित नेता के पास जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं और लखनऊ में काफ़ी ख्याति प्राप्त राजनेताओं में से हैं। फ़खरुद्दीन अली कमेटी के चेयरमैन भी हैं और सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और ये सवाल है आपसे कि वास्तविक तौर पे जो ये आपकी कमेटी है, ये किन मुद्दों पे काम करती है और इसकी वास्तविकता क्या है? क्या ये धरातल पे है या सिर्फ़ एक चेयरमैन आप बन गए? युग पुरुष योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास। ये फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी उर्दू, अरबी और फारसी जबान की प्रोग्रेस के लिए है, उसको तकवीत देने के लिए है और उसको प्रमोट करने के लिए, और वो बहुत बाखूबी अपना काम वो कमेटी कर रही है। सर कैसे प्रमोशन होता है? लैंग्वेजेस का प्रमोशन कैसे है? जैसे कि हम एक भारतीय संस्कृति में रहते हैं जहाँ संस्कृत यहाँ की अगर कहा जाए प्राचीनतम भाषाओं में से है। संस्कृत के विकास के लिए तो बहुत सी योजनाएं पता चलती है, काशी विश्वनाथ में संस्कृत विद्यालय वगैरह है। उर्दू एकेडमी जिस पे आप बात कर रहे हैं, उर्दू फारसी अरबी के विकास के लिए, इसमें आप कैसे प्रमोशन कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जनमानस तक ये बात पहुंचनी चाहिए और जनता को मालूम होना चाहिए कि योगी सरकार ने उर्दू के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए, उर्दू को फरोग देने के लिए कौन कौन सी उन्होंने स्कीम्स लागू की। फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी उर्दू, अरबी और फारसी लैंग्वेज को फरोग देने का काम करती है। अभी हम जो पीएचडी कर रहे हैं स्कॉलर्स ऑल ओवर इंडिया, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक लागू नहीं, ये पहला विभाग है जिसका कार्यक्षेत्र पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ बच्चे उर्दू, अरबी और फारसी में पीएचडी कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज हमारा डिपार्टमेंट देता है। जो राइटर्स हैं हमारे, जो शायर हैं हमारे, उनकी जो किताबें होती हैं, उनकी पब्लिकेशंस का जिम्मेदारी भी हमारे डिपार्टमेंट की है। इसके अलावा बीए और एमए में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे अपने कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं उर्दू, अरबी और फारसी लैंग्वेज में, हम उनको भी प्रमोट करते हैं, उनको भी वजीफा देते हैं और गोल्ड मेडल्स वगैरह से भी नवाजते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुदस्सिर की लिस्ट है, शायरों की लिस्ट है, नावल निगारों की लिस्ट है, जो हमारी आई हुई किताबों को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं। हम उन किताबों को छपाने का भी काम करते हैं। सर जैसे कि शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं, ये आपके संज्ञान में भी है। उर्दू जो भाषा है, इस भाषा से जो लोग स्नातक पर स्नातक होंगे, इनके लिए आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी? देखिए, जॉब देने का दूसरा विभाग है, मेरा विभाग जो है इस भाषा को प्रमोशन देने के लिए, उर्दू, अरबी और फारसी की लैंग्वेज को प्रमोट करना हमारा काम है। हम मैगजीन्स जो हमारे रिसाले हैं वो उसकी पब्लिकेशंस होता है, स्कॉलरशिप्स होती हैं। फिर वक्त वक्त हम उर्दू, अरबी और फारसी को फ़रोग देने के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे और मालूमात रहे कि इस लैंग्वेज के लिए हमें कितना फ़रोग हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। सर सवाल अभी भी मेरा वही है, जैसे कि इन लोगों को आपने इस्लामिक जो एजुकेशनल टॉपिक्स हैं, जैसे कि अरबी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गई, इन लैंग्वेजेस से जो लोग निकलेंगे स्नातक जिन्होंने प्राप्त किया या प्रस्नातक, क्या इसके लिए भी कोई कार्यशैली आपकी तरफ से हो सकती है आगामी भविष्य में? देखिए, सरकार नियुक्तियां कर रही है, बहुत सी नियुक्तियां हुई हैं और ये विभाग जो है, ये नियुक्ति विभाग का काम है, वो करेगा और जो आदमी उसमें अपनी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाइड करेगा, तो सरकार बगैर भेदभाव के किसी भी तरह की कोई भी वो नहीं रखता, उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ सारी नियुक्तियां हो रही हैं। सर जैसे कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 एकदम एकदम सामने रखा हुआ है हम लोगों के। आज आपको शायद एक खबर कल से अपडेट पे है कि सपा और प्रसपा शिवपाल सिंह यादव एवं अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और भाजपा की टक्कर है। आप इसको कैसे देखते हैं? हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इसको, क्योंकि यही चाचा और यही भतीजे थे जो कल मंच पे लड़ रहे थे। आज देशभक्ति की बात करने वाले राजवादियों की पार्टी के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं, तो धरातल उनके लिए है, वो धरातल में ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे विजय होगी, पुनः सरकार बनाएगी। क्योंकि आप देखिए, 4.5 साल के कार्यकाल में युग पुरुष योगी जी का शासनकाल ऐसा था जिसे पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 1 घंटे का भी कर्फ्यू नहीं लगा। इंसान को क्या चाहिए? इल्म। मोदी जी कह रहे एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। सरकारी सुविधाओं में प्राइमरी लेवल पे देखिए तो एजुकेशन फ्री है, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, किताबें, ड्रेसेस मिल रही हैं। कोरोना काल में देखिए, घर घर जाके वैक्सीन लग रही है, डोसेज दी जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए। अनाज की बात करेंगे तो गरीबों के लिए
12 किलो का अनाज एक आदमी का 1 महीने का घर पहुंचाया जा रहा है। जनधन खाते से पैसा पहुंचा, सिलेंडर पे सब्सिडी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए तो 28.9%, 28.9% मुस्लिम को आवास दिए गए। गांव-गांव शौचालय बनाए गए। माँ बहनों की इज्जत बचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इससे बेहतर काम किसी ने किया हो तो आप बताइए। हाईवेज का निर्माण करा रही है, मेडिकल कॉलेजेस बनवा रही है, दंगा मुक्त, आतंकवाद मुक्त, अलगाववाद मुक्त प्रदेश दिया है योगी जी ने। इससे अच्छा शासन कहीं हो सकता है? तो जैसे कि आपने ये बोला कि फ्री वैक्सीन और अनाज की बात की, क्या ये फ्री वैक्सीन और अनाज सरकार का दायित्व है या फिर आप इसको अपना प्रोपेगेंडा में या फिर इसको सिर्फ एज अ शो ऑफ शो कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है कि प्रदेश की जो जनता है, योगी जी ने एक चीज कही है कि जो प्रदेश की जनता है उसका कल्याण करना, उसका विकास करना, उसको सम्मान देना, ये उनका दायित्व करता है। वो बखूबी उन्होंने निभाया है। आज हमें खुशी है कि हमारे बीच में ऐसा सशक्त मुख्यमंत्री और ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री है जो देश को, प्रदेश को स्वर्णिम ऊंचाइयों पे ले जा रहा है। आज लखनऊ में अमित शाह जी भी मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों की वजह से राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश में लगातार अपने जो है जनसंपर्क कार्यक्रम लगाते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अमित शाह जी जैसे, मोदी जी जैसे बड़े बड़े सम्मानित चेहरे भी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे विधायकों के उसमें प्रस्ताव में आएंगे? देखिए, हमारे यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी के सिद्धांत हैं, रीतियां हैं, नीतियां हैं। पूरे आप पिछले 5 सालों का देख लीजिए, सारे नेताओं का भ्रमण रहा है। माननीय अमित शाह जी आज लखनऊ में आए हैं, उनका लखनऊ की सरजमी पे स्वागत है, अभिनंदन है, उनको नमन करता हूँ और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो हमेशा सभी नेताओं ने अपने कार्यक्रम किए हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बतौर चेयरमैन, तो वहाँ पे क्या लगता है, क्या जो कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पे? देखिए, मेरे जीवन की सबसे सुखद यात्रा थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मुझे गांव-गांव जाने का मौका मिला। रात में एक-एक रात ग्राम-ग्राम गए और रात्रि चौपाल किए, चाय पर चर्चा की। छोटे-छोटे गांव में गए, लोगों से देखा कि हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की। मिसाल तौर पर एक जगह मैं गया था, बरोज़-ए-जुमा। बाद नमाज़-ए-जुमा वहाँ के जो मुस्लिम हज़रात उनसे बात हुई। तकरीबन 200-250 लोग थे। मैंने उनसे पूछा इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रधानमंत्री का जो ये मेडिकल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, ये कितनों के पास है? उसमें से 250 लोगों में से एक हाथ उठा था। यही सुविधा जब प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए दी, हमारी गलतियां, कमियां क्या रही कि हमने अपने मुआशरे को, नेताओं ने अपने मुआशरे को, उलमाए दीन ने अपने मुआशरे को इस सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं कराई, उसकी इत्तला उनको नहीं दी। क्योंकि अगर वैक्सीन का इंजेक्शन राम कुमार गुप्ता के लग रहा है तो मोहम्मद रफ़ीक के भी लग रहा है। सरकार ने बिना भेदभाव के सारी नीतियाँ चलाई। जब हमने वहाँ पर बात की तो लोगों ने कही तो हमें इसकी मालूम ही नहीं थी। हमने कहा अब लाभ उठा लीजिए, अब कर लीजिए। सरकार की जो नीति है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबको सम्मान, हम वो देने के लिए हमेशा तैयार हैं और देते रहें। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि मेरे साथ समाज के सभी वर्ग जुड़े। मैंने नजीबाबाद, ये थे हमारे बीच एक सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तूरत ज़ैदी साहब, जो कि लगातार जनता के बीच में समाज हित की बातें और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर हमेशा सशक्त तरीके से अपनी टीम के साथ लगे रहते हैं। कैमरामैन शुभम गुप्ता के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद।